हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीके के 1000 प्रश्न जो उत्कर्ष के द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले हम 1 से लेकर 40 तक प्रश्न करवा दिए हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ये शामिल है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक लगा हुआ, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, अगर इसका PDF चाहते हैं आप तो उत्कर्ष क्लासेज को व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की मेरा पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये उपगुप्त के द्वारा जो है अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी थी। इसका व्याख्या आप यहाँ से देखिए। सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष में निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का हो जाएगा अजंता। इसकी व्याख्या आप यहाँ से समझिए। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता की 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफाओं की भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, जो 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा टोडरमल, जो अकबर के दरबार में वो रहते थे। यहाँ से देखिए, इसकी व्याख्या यहाँ से आप। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दहशाला टोडरमल ने 1580 से 81 ईस्वी में लागू की थी। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उनका 10 वर्षीय औसत निकाल लिया गया और यही लगान निर्धारण के लिए आधार बना। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत भीभिया है, ना जाने ये प्रश्न कितना कंपटीशन के एग्जाम में पूछ चुका है, ये उसका आप याद ही रखें। तो गदर पार्टी की जो स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा ये किया गया है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी को स्थापित किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेना विभाग की अधिकारी हुआ करता था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। जो बाबर, इसके बाद आता है हुमायूं के बाद होता है अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, इसके बाद उत्तर मुगल काल आ जाते हैं। दोस्तों, इसी में व्याख्या आप यहाँ समझिए। मुगल कालीन प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखरेख करता था। सेना की भर्ती, वेतन, सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, ये मीर बख्शी का जो
अधिकारी का काम होता था। जिस प्रकार अभी जो है थल सेनाध्यक्ष होते हैं, वायु सेनाध्यक्ष होते हैं और जल सेनाध्यक्ष होते हैं, सभी तीनों विभाग के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार पहले भी हुआ करता था। इसी में आगे देखिए, सेना में नवाचार, साजो सामान और सैनिकों की निरीक्षण की भी समय समय पर करना उनका ही काम था। मीर बख्शी जो सैन्य विभाग के अधिकारी होता था, उनका ही काम था। अगला प्रश्न इसी में देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को जो है बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। इसी में व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल में रखा, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन 10वां अवतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देवगढ़ में स्थित है। इसकी व्याख्या आप यहाँ से समझिए। गुप्तकालीन 10वां अवतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नगर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं जैसे शिखर युक्त मंदिर, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति, मंडप में गंगा यमुना की भित्ति मूर्तियां आदि वर्णन किया गया है या बनाया गया है। इसी में अगला देखिए, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसके व्याख्या आप यहाँ समझिए। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का सामान्य वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। इसी में आपको बता दें दोस्तों, अगर बौद्ध धर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार से, तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री को ओपन करेंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा बौद्ध धर्म का वीडियो। हम आपको बता दें दोस्तों, 4 बौद्ध संगति हुआ है, जिसमें जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा काला अशोक के शासनकाल में, तीसरा जो है ये अशोक के समय में, चौथा जो है बौद्ध संगति कनिष्क के समय में जो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। कुषाण शासक कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष जो है अशोक घोष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान संप्रदायों में ही हो गया। आपको पूछ लिया जाता है दोस्तों, बताइए किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान में? तो हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति के समय में वो 2 भागों में बट गया। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा लहरदार मेहराबों का प्रयोग। इसी में देखिए व्याख्या, इसको यहाँ से समझिए। अकबरकालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय, मकबरे के आसपास 4 बाग, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों ये प्रश्न बहुत भिविया है, ना जाने कितना बार कंपटीशन के एग्ज़ाम, जहाँ तक BPSC के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि
उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत में नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। तो आपको पूछ लिया जाएगा खुदाई खिदमतगार की नामक संगठन की स्थापना किसने किया था, हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों इसी में देखिए आगे, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। उन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना भी की थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरें का निर्माण किया था या करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सर्वाधिक नहरें बनाया गया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर भी कहा जाता है। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की संकल्पना पारित की थी। आपको पूछ लिया जाएगा जो पूर्ण स्वराज की संकल्पना किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद कौन है? तो हो जाएगा जमैत खाना मस्जिद। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमैत खाना मस्जिद लाल पत्थर से बनी थी। यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद। इसी में देखिए आगे, उषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। इसी में आगे देखिए, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के काल में बनी थी। इसी में हमारे जो अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुर्जरा, क्योंकि देखिए यहाँ से दोस्तों उसका व्याख्या, मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम के अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें से गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में हैं और ये बाकी के जो है ये तीनों जो है कर्नाटक में ये मिले। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये बाकी जो तीनों जो है, जो मौस्की, उदय गोलन, निट्टूर, ये सब है कर्नाटक की से भी मिले हैं। इसी में देखिए आगे, अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न देखिए आप यहाँ से, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इस सब के बारे में सभी हम जो वीडियो बनाए हैं बौद्ध धर्म के बारे में सभी जिक्र किए हुए हैं। दोस्तों आप वीडियो को देखें, वीडियो जो टॉपिक बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव भी बौद्ध धर्म के बनाए हुए हैं। आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा हुआ है लिंक, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। अश्वघोष कृत बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानूनों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर महाजनपद के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके बारे में वीडियो बना दिए हुए हैं। इस टॉपिक पर आप प्ले लिस्ट में जाकर हिस्ट्री को ओपन करके आप देख सकते हैं।
इसी में आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मुगल काल में जामा मस्जिद निर्माण शाहजहाँ ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से करवाया। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारें व गुंबद हैं। इससे शाहजहाँ के काल का धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, ताजमहल का निर्माण जो शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया था, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला में यमुना नदी के तट। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इसी में देखिए दोस्तों, इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रभाव कर रहा है की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पाद निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे। रेलवे की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार हमारे इंडिया में रेल की शुरुआत हुआ था, जो मुंबई और थाने के बीच वो 34 किलोमीटर की दूरी चलाया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप की व्याख्या आप यहाँ समझिए। अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। वही में आगे देखिए, प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, जिससे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवा कर दिल्ली में गाड़ा गया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोधी वंश की। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशिष्टता इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। दोस्तों, आज के मेरा ये अंतिम प्रश्न था। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, बारी बारी से हम 1000 जीके के प्रश्न जो है, जिसमें हिस्ट्री, साइंस के प्रश्न, अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न, हम टोटल 1000 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।